स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले तक हमने जो स्टडी की है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल एंड कोएक्सियल पोजीशन, है ना, इसकी स्टडी की थी। और उसके बाद टार्क ऑन डाइपोल, वर्क डन ऑन डाइपोल and potential energy on dipole when it kept in uniform electric field। जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसका टार्क टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, उसका वर्क डन पी 1 माइनस कॉस थीटा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस थीटा। ये हमने स्टडी किया था प्रीवियस क्लास में। आज हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जिसका यूज आगे हम गॉस थ्योरम में करेंगे। तो गॉस थ्योरम जो हमारी बनी है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर ही बेस्ड है, इसलिए हमें इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फ्लक्स क्या होता है, नया नाम आज सुनेंगे आप, और उसका क्या कॉन्सेप्ट है ये आज हमें स्टडी करना है। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत सुंदर सी हेडिंग है, अच्छा लग रहा है नाम पढ़ते हुए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप सब जानते हो और नहीं भी जानते, दोनों बात बराबर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई नया नहीं है, मतलब आप पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको लगता है कि नया है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शब्द नया जरूर लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जानना जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए एक सोर्स का होना जरूरी है, एक सोर्स चार्ज होना जरूरी है। जहां भी चार्ज होगा वहां से फील्ड लाइन हमेशा या तो प्लस चार्ज है तो बाहर निकलेंगे, माइनस चार्ज है तो उस चार्ज की ओर आएंगे, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड फील्ड लाइंस, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड फील्ड लाइंस। आपको एक शब्द में समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। तो नया कहाँ है क्या नया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं, लेकिन कोई एक नेसेसरी कंडीशन है उसकी। नेसेसरी कंडीशन ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया से गुजरती है, किसी सरफेस एरिया से पास होती है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही कहां से, जब किसी सरफेस एरिया से गुजरती है तो वो फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है यदि वो किसी सरफेस से नॉर्मली गुजर जाए। बस सरफेस, जैसे यहाँ पे गेट एक चार्ज रख दें तो इस गेट से कुछ लाइन निकल जाए, तो ये गेट एक एरिया है जिसके लेंथ और ब्रेड्थ जितनी इस गेट से निकल जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगी। जो उस एरिया से नहीं निकलेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही रहेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक नेसेसरी कंडीशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो आइए डेफिनेशन के साथ शुरू करें और समझने का प्रयास करें, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द नंबर ऑफ लाइन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक field lines, the number of electric field line passing normally
passing normally through any surface area, the number of electric field lines passing normally through any surface area is called electric flux. समझ में आया क्या? It is denoted by phi से पढ़ते हैं PHI. It is denoted by phi. जीरो बना के काट दें, phi बन जाएगा. ठीक है, बहुत सिंपल है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? phi से. AIC को phi E लिख देते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हम phi से डिनोट करेंगे तो वहां phi B लिख देंगे. E फॉर इलेक्ट्रिक, phi मतलब फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को phi सबस्क्रिप्ट में E. क्लियर है सभी को? तो पहले तो डेफिनेशन समझें. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगी जब वो किसी सरफेस से पास हो जाए. कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सरफेस लिया है, ध्यान से समझिए. ये एक सरफेस है. अब यहाँ से जो हमारी फील्ड लाइंस होती हैं, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या क्या है? पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दूसरा है सरफेस एरिया. क्या है? सरफेस एरिया. दो चीजें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और दूसरा सरफेस एरिया. सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. सरफेस एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. अब यदि कोई भी हम शेप लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये शेप है, इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है क्या? इसकी सरफेस एरिया होगी. क्या होगी? सरफेस एरिया. और मैं आपसे पूछूं कि सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सरफेस एरिया की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर है ना, तो इसका सरफेस ये है. एरिया वेक्टर ये, ठीक है ना. ये यदि x है और ये y है, यदि ये x है और ये y है, तो सरफेस एरिया z एक्सिस में होगी. एरिया वेक्टर किस एक्सिस में होगा? z एक्सिस में. याद रखिएगा, जो बोल रहा हूं यही क्वेश्चन है, आगे ये हो जाएगा. यदि ये y है और ये z है, ये y है और ये z है, तो ये x होगा. दो प्लेन होंगे xy या yz. xy प्लेन है तो एरिया वेक्टर क्या होगा? z होगा. yz प्लेन है तो एरिया वेक्टर x हो जाएगा. और xz प्लेन है तो एरिया वेक्टर y हो जाएगा. मतलब उन दोनों का परपेंडिकुलर. क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इसी सरफेस एरिया से पास करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम दो तरीके से पास कर सकते हैं. एक ऐसे, समझ में आ रहा है? सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो. दूसरा ऐसे, तो ऐसे पास ही नहीं होंगी क्योंकि ये थिकनेस नेग्लिजिबल है. पास होगी क्या? तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीट ऐसे रखेंगे और पास करेंगे ऐसे. तो हमारे पास जो सीट है, आपके सामने जो डायग्राम है वो यही है. क्लियर है सभी को? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जिसकी फील्ड इंटेंसिटी E है, और ये जो सीट है
उसका एरिया क्या है, ए है। एरिया क्या है, ए है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, अब यहां से समझे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस एरिया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो जितनी ज्यादा पास होंगे, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइन पास होगी। एरिया कम होगा तो फील्ड लाइन कम होगी, मतलब जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा फ्लक्स। तो फ्लक्स एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। क्लियर है? और मतलब फाई इक्वल टू ई ए, फाई इक्वल टू क्या हो गया, ई ए। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ए क्या है, सरफेस एरिया, उस सरफेस एरिया जिससे फील्ड लाइन पास हो रही। यदि आपसे कोई पूछे कि फ्लक्स कितना है, तो 1 2 3 कितनी लाइन पास हो रही है, 3। जितनी पास हो रही हो नंबर, नंबर कितने नंबर हो गए, 3, तो फ्लक्स कितना हो गया, 3। समझ में आ रहा है? यदि कोई लाइंस ऊपर बाहर से पास हो रही है, उस एरिया से नहीं जा रही, तो वो फ्लक्स में इंक्लूड नहीं होगी। तो यदि आपसे कोई पूछे कि फ्लक्स कितना होगा, तो 3 ही बताएंगे, 1 2 3। ये कहां से पास हो रही, बाहर से, तो बाहर से कितनी भी फील्ड लाइन पास हो जाए वो फील्ड लाइन ही रहेंगी। लेकिन जो फील्ड लाइन किसी सरफेस से पास हो जाएगी तो उस फील्ड लाइन का नाम बदलकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं जब वो किसी सरफेस से नॉर्मली पास हो जाती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता कहां से है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वहां वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। बस एक नेसेसरी कंडीशन है इसके, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किसी सरफेस एरिया से पास होना पड़ेगा। जब वो किसी सरफेस एरिया से पास होगी तभी उसका नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, नहीं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए एक चार्ज का होना जरूरी है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब के लिए चार्ज होना नेसेसरी है। ये चार्ज नहीं है तो ये सब नहीं होंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो 5 इक्वल टू कितना हो गया, ई ए। अब यदि मैं यहीं पे फील्ड लाइंस को, डायग्राम को समझना है, यदि फील्ड लाइंस को मैं किसी एंगल से पास कर दूं, अब इसे एरिया है, क्या है, एरिया। एरिया से जो फील्ड लाइंस है वो किसी एंगल पे जा रही है। यहां पे क्या था, सीधा नॉर्मली है, यहां पे नॉर्मली है क्या, यहां इंक्लाइंड हो गई फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन कैसी हो गई, इंक्लाइंड। यहां पे नॉर्मली, यहां पे कैसी है, नॉर्मली। वो जो सरफेस है उसका नॉर्मली है, जो सरफेस है उसका नॉर्मली है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, यदि लाइंस नॉर्मली पास नहीं हो रही है तो आपको उसका नॉर्मल कंपोनेंट ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज इसे हम फाई इक्वल टू ई ए डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो अब हमें ये देखना है कि यदि कोई फील्ड लाइन इंक्लाइंड पे पास होती है तो उसके कुछ कंपोनेंट x और कुछ कंपोनेंट y में होंगे। तो हमें क्या करना है इस स्थिति में, इसे रिजॉल्व करना है। क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो मैं इस फील्ड लाइंस को रिजॉल्व कर दूं x और y एक्सिस में। तो x एक्सिस से मान लो यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रही, तो जिसके साथ ये थीटा बना रही फील्ड लाइन, उधर क्या लिखते हैं हम, e cos थीटा, और यहाँ क्या लिख लेंगे, e sin थीटा। अब हमें फ्लक्स के लिए क्या लिखना है, इसका फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए लिखते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रही थी वो नॉर्मली कौन सी पास हो रही है? नॉर्मली जो फील्ड हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर जा रही थी किसी एंगल पे, उसका नॉर्मल क्या है? ई कॉस थीटा। तो इन प्लेस ऑफ ई वी राइट ई कॉस थीटा। ई की जगह पे क्या लिखेंगे? ई कॉस थीटा। और एरिया उसका ए रहेगा। एरिया क्या रहेगा? ए रहेगा। तो फाई इक्वल टू क्या फार्मूला बन जाएगा? ई ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू क्या फार्मूला बन गया? ई ए कॉस थीटा। और आपने फार्मूला पढ़ा होगा एक, मतलब इसे यदि वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए आपने पढ़ा है ए डॉट बी इक्वल टू, वेक्टर में आपने पढ़ा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। पढ़ा है क्या? ए बी कॉस थीटा पढ़ा है। तो ई ए कॉस थीटा को वेक्टर ई डॉट ए लिख सकते हैं। ई ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यहां से क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है कि वेक्टर है? नंबर है। ये देखिए क्या लिखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक नंबर, और नंबर क्या होता है? स्केलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू, मतलब ये नंबर है। तो नंबर में स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने डॉट प्रोडक्ट किया है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक सभी लोग नोट डाउन कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तीसरा कॉन्सेप्ट इसका ये है, यदि सरफेस बहुत छोटा हो, सरफेस बहुत छोटा हो, जब सरफेस बहुत छोटा होगा मतलब उसका जो सरफेस है ds वेक्टर हो जाएगा। ds वेक्टर सरफेस, इनका एरिया हमने ए लिया था, एरिया ज्यादा थी। अब हमारी एरिया बहुत कम एरिया से कम फील्ड लाइन पास होगी। जितनी ज्यादा एरिया होगी उतनी ज्यादा फील्ड लाइन पास होगी। ऐसा समझ में आता है क्या? यदि एरिया बहुत कम हो गया तो फील्ड लाइन कम पास होगी। फील्ड लाइन कम पास का मतलब फ्लक्स कम होगा। लेकिन जो फील्ड जितनी इंटेंसिटी एक लाइन की है उतनी ही इसकी भी इंटेंसिटी होगी, क्योंकि सेम चार्ज से निकला है ये। इंटेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी मतलब चाहे एक लाइन गुजर जाए चाहे 10 लाइन गुजरे, 10 लाइन की इंटेंसिटी ही रहेगी। 2 लाइन गुजर रही तब भी उसकी इंटेंसिटी ही रहेगी। इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस उसकी एरिया कम होगी तो फ्लक्स कम होगा, और एरिया ज्यादा होगे तो फ्लक्स ज्यादा। ऐसा समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो हम यदि छोटा सा एरिया लेते हैं और छोटे से एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो बहुत कम होगा। होगा कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, यहां से यदि मैं लिखूंगा फ्लक्स तो मैं फ्लक्स फाई की जगह डी फाई लिखूंगा। ds का मतलब स्मॉल सरफेस एरिया। ds का मतलब क्या है? स्मॉल सरफेस एरिया। समझिएगा, ds का मतलब क्या है? स्मॉल सरफेस एरिया, या da लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और d फाई का मतलब मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्मॉल एरिया से मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यों?
क्योंकि यदि एरिया कम है तो उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी। 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से पास हो रही हैं। जैसे जैसे एरिया आप घटाओगे वैसे वैसे फील्ड लाइंस कम पास होंगी। बात समझ रहे? पहले बहुत सारी फील्ड लाइन पास हो रही थी, अब जब एरिया घटाते जाओगे तो फील्ड लाइन कम होती चली जाएंगी, और यदि फील्ड लाइन कम होगी तो फ्लक्स कम होगा। तो उस कम फ्लक्स को हम कैसे शो करेंगे? डी फाई से। कैसे? डी फाई से। डी फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई रहेगा, इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉट डी एस वेक्टर। डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस। ए की जगह क्या लिख दिया हमने? डी एस मतलब स्मॉल सरफेस एरिया। क्या समझ में आ रहा? अब यदि मुझे फ्लक्स निकालना हो और सरफेस बहुत बड़ा हो तो एक छोटे से एरिया का हमने डी फाई निकाल लिया। अब उसको पूरा एरिया का निकालना हो तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब यदि हम छोटी से एरिया का फ्लक्स निकाल लिए, अब एरिया बहुत बड़ी है तो हम क्या करेंगे? उसको वहां से लेके जितना एरिया होगा उस सरफेस का पूरा क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है? तो इंटीग्रेट करने से इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर। वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर। क्लियर है? समझ में आया क्या? अब आपको पता है कि डी फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है? डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। डी एस क्या है? स्मॉल सरफेस एरिया लिख लीजिएगा। डी एस क्या हमारा? स्मॉल सरफेस एरिया। केस फर्स्ट है, if theta equal to 0 cos 0 1 then इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। मतलब फाई इक्वल टू ई ए होगा। ये कब होगा? मैक्सिमम। जब थीटा 0 है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम। मतलब तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही हैं। समझ रहे हैं क्या? नॉर्मली सरफेस एरिया, नॉर्मली मतलब एरिया और फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। सरफेस नॉर्मल होगा। देखिए यहां ये सरफेस है, फील्ड ऐसे आएगी, ये सीट नॉर्मली है। सीट कैसी है? नॉर्मली है, मतलब जो फील्ड लाइंस ऐसे गई ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन इस सीट का एरिया वेक्टर यही होगा। एरिया वेक्टर इस फेस पे होगा, ये एरिया वेक्टर है, इसका एरिया ऐसे नहीं होगा। तो जब नॉर्मली पास होगी तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा। समझ रहे हैं क्या? और यदि एरिया 90 है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से 90 डिग्री पे है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 है। ये केस समझ में आया क्या? ये जो केस है इसमें फील्ड लाइंस ऐसी पास हो रही, ये फील्ड लाइंस, और यहाँ पे ये जो सरफेस एरिया है ये छोटा सा,
यहाँ पे मैं बना दूं यदि, तो ये एरिया वेक्टर, ये क्या है, एरिया वेक्टर, वेक्टर के, और ये फील्ड वेक्टर। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तब जाके देखिए, नॉर्मली का मतलब वो सीट का नॉर्मल एरिया का डायरेक्शन नहीं, सीट का नॉर्मल एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहेगा। यदि ये सीट की हम बात करें, ध्यान से देखिए, ये सीट है, ठीक है ना, इसका एरिया वेक्टर ये होगा जिधर फेस होगा। यदि ये एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया इसका जेड में होगा। क्लियर है? तो सीट परपेंडिकुलर रहे, ठीक है, ऐसे समझना आपको। यहीं पे बड़ा कंफ्यूजन, नॉर्मली का मतलब एरिया की जगह 90 डिग्री ले लेते हैं और फिर गलत हो जाता है, हो ही जाएगा। समझ में आया क्या? तो नॉर्मली का मतलब सरफेस नॉर्मली है, एरिया वेक्टर नॉर्मली नहीं है, ठीक है। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड क्या है, एक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 किसी को याद है, 0 होता है। बहुत बढ़िया, कम से कम याद करो। फ्लक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। इसका मतलब क्या है, कोई भी फील्ड लाइन नॉर्मली पास ही नहीं हो रही है, सब दूसरे डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं पास हो रही, ऐसे जा रही है। एरिया ऐसे, एरिया वेक्टर तो आप नहीं बदल सकते, एरिया ऐसे ही रहेगा। तो जो फील्ड लाइन ऐसे अभी तक जा रही थी वो ऐसे जाने लगी। मतलब यदि मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे इस वाले केस का, तो डायग्राम कैसा है, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये प्लेट का ऐसे हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही। क्या समझ में आ रहा? और यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 90। सीट ऐसे रखी है, ध्यान से देखिए, सीट ऐसे है, एरिया ये है, फील्ड लाइन ऐसे जा रही, फील्ड लाइन ऐसे जा रही। इस केस में सीट ऐसी रखी है, एरिया इसका क्या है, एरिया यही है, फील्ड लाइन भी यहीं से जा रही, तो एंगल कितना है, 0 डिग्री। इस केस में देखें, एरिया वेक्टर इसका ये है, एरिया वेक्टर हमेशा वही रहेगा, एरिया वेक्टर नहीं चेंज होगा। फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जा रही है, एंगल कितना हुआ, 0। इसको मैंने ऐसे रख दिया सीट को, इसका एरिया वेक्टर ये है, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री पे फ्लक्स अब एरिया वेक्टर से पास ही नहीं हो रही, एरिया पास ही नहीं कर रहा, तो वहां पे फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स फाई इक्वल टू 0 हो। किसी कोई डाउट है इनमें? ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है आपको। तो आगे देखते हैं अब, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। किस प्रकार की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, वेक्टर मत कह देना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और
इट्स एसआई यूनिट, इसके एसआई यूनिट क्या होगी? देखिए आपको यहां से निकालना है फाई इक्वल टू ई ए से। यदि मैं पूछूं ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, किसी को याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट किसको किसको याद है? सबको? जिनको नहीं याद है याद कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, एफआई की होता है ना फार्मूला, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो दिस इज द एसआई यूनिट। फार्मूले से ही यूनिट बनती है, याद रखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या बन गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, याद रहेगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सीजीएस यूनिट, इट्स सीजीएस यूनिट, न्यूटन की जगह डायन हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम। न्यूटन की जगह डायन, मीटर की जगह सेंटीमीटर, कूलम की जगह स्टेट कूलम। क्लियर है? याद रहेगा कि भूल जाएगा? भूल जाएगा। अगला डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या है? फ्लक्स इक्वल टू हम लोग ईए लिखते हैं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन नहीं याद है तो डायरेक्ट फार्मूले में जाइए, फोर्स अपॉन चार्ज इनटू एरिया। अब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ना पता हो तो चलो बस पानी में ले लो डुबकी। यदि फोर्स का डायमेंशन ना पता हो तो फिर अब फार्मूले नहीं पता तो उसके आगे वाले फार्मूले में जाइए। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mlt माइनस 2, एरिया का एल स्क्वायर और चार्ज का kt। अब यहाँ पे ये बन जाएगा m l l स्क्वायर से l क्यूब, t माइनस 2 और t नीचे है, ऊपर जाएगा t माइनस 3 a माइनस 1। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? यहाँ तक लिख लें, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद हम करते हैं न्यूमेरिकल पे। मेरी मम्मी भी नहीं पढ़ी है, एक शब्द नहीं लिख पाती। जब मैं गांव में रहता तो ककारा सिखा दिया था, तो मैं चला आया तो भूल गया हमको, अब कहाँ सिखाए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। The electric field lines E vector equal to 2I plus 3J plus 4K cap न्यूटन पर कूलम passing through area vector A equal to एरिया वेक्टर 4 मीटर स्क्वायर ऐसा लिख देता हूं इन एक्स वाई प्लेन। अब सही, इन एक्स वाई प्लेन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत बढ़िया, इतना सुंदर सा क्वेश्चन है। चलिए मैं ट्राई करता हूं। इतना इजी जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिया है 2I प्लस 3J प्लस 4K कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। एरिया वेक्टर कितना दिया है 4 मीटर स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन। यदि एक्स वाई प्लेन में एरिया वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी जेड, जेड मतलब K कैप।
मतलब एरिया वेक्टर कितना मिल गया 4k कैप। अभी समझाया था, अभी समझाया 5-7 मिनट पहले। और 5 = वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 4k कैप। तो ij 0 हो जाएगा, k डॉट के 1 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सिंपल। आपको केवल कॉन्सेप्ट पकड़ना था बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिया वेक्टर वेक्टर ए इक्वल टू हाँ बताइए, जल्दी से ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करें। तो यहाँ पे पॉजिटिव कर लें यदि करना हो तो, बाकी ऐसे में नहीं करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3i कैप माइनस 2j कैप, k कैप नहीं है तो 0 है। अब आपको क्या करना, i का i के साथ 6 और j का j के साथ -6, सो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 1 मिनट का तो क्वेश्चन नहीं है। आंसर बता दीजिए और जा सकते हैं। एरिया वेक्टर इस बार आपका आ गया है i प्लस 2j प्लस 4k, i प्लस 2j प्लस 4k। तो 2 प्लस 6 प्लस 16 कितना हो गया 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। थैंक यू।